Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is the Delhi Sultan, second part. In the first part we have studied about the Delhi, कि Delhi किस तरह की थी before the Turkish rule and transformation of Delhi from native rulers to Turkish rule and the 5 main dynasties of Delhi rulers. अच्छा, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, मीन्स एक छोटे से गैरिसन टाउन से हाउ द दिल्ली सुल्तान कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू अ बिग एम्पायर. ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. तो टॉपिक का नाम ही है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. तो फर्स्ट थिंग्स विच कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज गैरिसन टाउन. गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स, मीन्स एक टाउन जैसे सपोज दिस इज अ दिल्ली एंड प्रोटेक्शन के लिए इट इज फोर्टिफाइड, मतलब इसके चारों तरफ किलेबंदी करती जाती है और यहाँ पे सोल्जर्स, ठीक है, सेटलमेंट विद सोल्जर्स. यहाँ पे सोल्जर्स भी रहते हैं, जनता भी रहती है, सुल्तान भी रहता है, सब लोग रहते हैं इन दिस फोर्टिफाइड एरिया एंड दिस इज नोन एज द गैरिसन टाउन. तो इनिशियली दिल्ली वॉज अ फोर्टिफाइड टाउन, जिसको हम गैरिसन टाउन कहते हैं, मीन सब कुछ अंदर था, बट द रिसोर्सेज डिड नॉट फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल. लोग ज्यादा थे और रिसोर्सेज कम थे, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते थे. दैट्स व्हाई दे डिपेंडेड ऑन हिंटरलैंड्स. तो इसलिए वो अपने हिंटरलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. तो अब ये आते हैं कि व्हाट आर हिंटरलैंड्स. हिंटरलैंड्स क्या होता है? Hinterlands, the land adjacent to the city that supply goods and services. इस fortified cities के पास जो एरिया होता है adjacent city, वो जो यहाँ पे सर्विसेज और सप्लाई करती है सामान की, उसको हम कहते हैं हिंटरलैंड. तो यहाँ से फोर्टिफाइड एरिया में से सुल्तान के लोग इस हिंटरलैंड में से ट्रेड किया करते थे जस्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. या तो वो ट्रेड किया करते थे, ठीक है, या समटाइम्स द पीपल गेव द ट्रिब्यूट टू द दिल्ली सुल्तान. जो लोग थोड़े बहुत डरते थे तो उनको लगता था नहीं, राजा को ट्रिब्यूट दे दिया जाए, वो राजा को ट्रिब्यूट दे जाते थे. और कई बार द सुल्तान्स आर्मी प्लंडर इन दिस एरिया, कई बार जबरदस्ती घुस के लूटपाट मचा के सामान लेके वापस अपने फोर्टिफाइड एरियाज में आ जाती थी. इस तरह उनका धीरे धीरे काम चल रहा था हिंटरलैंड्स की मदद से. लेकिन उनके सामने अब कुछ चैलेंजेस आ गए. नाउ दे फेस सम चैलेंजेस. कौन कौन से चैलेंजेस थे? कि उनके जो गैरिसन टाउन थे, केवल एक इंडिया में खाली दिल्ली में ही गैरिसन टाउन नहीं था, कई जगह गैरिसन टाउन थे. नाउ लुक एट दिस मैप. एक गैरिसन टाउन उनका दिल्ली में था, एक बंगाल, एक सिंध, मतलब अलग अलग जगह गैरिसन टाउन्स थे. अब उनको ये लगा कि सब जगह हमको कंसोलिडेट करना चाहिए अपने एम्पायर को, तभी हम पावरफुल होंगे. अदरवाइज उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. चैलेंजेस कौन कौन से थे उनके सामने? रिबेलियन ऑफ वॉर, बिकॉज दे डायरेक्टली कंट्रोल द दिल्ली एरिया. तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये सिंध वाले में और इधर बंगाल वाले में प्रॉब्लम थी. जिस गवर्नर के अंडर में ये गैरिसन टाउन था, वो भी रिवोल्ट कर सकता था कभी भी. एक तो ये हो गया रिबेलियन वॉर. फिर बैड वेदर. बैड वेदर मीन्स नेचुरल कैलामिटीज की वजह से मालूम पड़ा बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था इन बिटवीन दीज गैरिसन टाउन्स. तो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दिल्ली सुल्तान. तो उनको लगता था कि हम कंसोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है. और आपका ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का भी बहुत ज्यादा नहीं था कि फोन मिलाया और वहां मिल गया. एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो था मंगोल इन्वेशंस. मंगोल इन्वेशंस में जो यहाँ पे मंगोल्स थे, मंगोल वो द ट्राइब ऑफ चाइनीज, चाइना की एक ट्राइब थी, और वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे. तो उनको लग रहा था हमारा सिंध वाला गैरिसन टाउन पे अटैक करके वो अपने कंट्रोल में ना कर ले. इस वजह से they want to consolidate their empire. ठीक है. अब consolidation occurred during the Balban and Yasuddin Balban and Alauddin Khilji
एंड मोहम्मद तुगलक, इन तीनों की रेन से स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन। ठीक है, अब दो फ्रंट पे से उन्होंने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट सेट अप ऑफ कंसोलिडेशन थ्रू द इंटरनल फ्रंटियर्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। तो इंटरनल फ्रंटियर्स क्या है और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या है, अब मैं आपको पहले वो समझाती हूँ। जैसे सपोज दिस इज द फोर्टिफाइड टाउन, एक गैरिसन टाउन और एक गैरिसन टाउन ये है, क्लियर। और ये बीच का एरिया वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं, मीन्स द हिंटरलैंड जिसको कहते थे, दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रंटियर। उनको लगता है ये बीच वाला एरिया हमें अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए, तभी हमारा पूरा की पूरा जो साम्राज्य है वो कंसोलिडेट होगा। तो दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रंटियर। तो अब ये वाला एरिया वो कंट्रोल करना चाहते थे। अब उन्होंने इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर, फॉरेस्ट वर क्लियर इन गंगा जमुना दोआब। दिस इज द एरिया ऑफ गंगा एंड यमुना, दो रिवर्स हैं एंड दो रिवर्स के बीच वाला एरिया इज नोन एज दोआब। दोआब मीन्स दो पानी के बीच वाला एरिया, इसको हम कहते हैं दोआब, क्लियर। एंड दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर दिस एरिया, ठीक है। अब हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट दे एक्सपेल फ्रॉम दैट एरिया। और यहाँ पे जो भी चरवाहे और जो हंटर गैदरर्स रहते थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया। इस एरिया पे अटैक किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया, और ये जो दोआब एरिया होता है एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, दिस इज वेरी फर्टाइल एरिया, और ये एरिया क्लियर करके इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द पीजेंट्स, और उसके बाद उन पीजेंट से उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ उनको डबल फायदा हो गया। डबल फायदा क्या हो गया, एक तो लैंड उनके कंट्रोल में आ गया, दूसरा टैक्स मिलना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ट्रेड। अब यहां से यहां तक कोई दूरी नहीं थी, बीच में कोई जंगल नहीं था, कुछ नहीं था, खुली जमीन थी और सब उनके कंट्रोल में था। एंड दे वर गेटिंग द, उनको टैक्स भी मिल रहा था। तो ये सारा की सारा उन्होंने अपने कंट्रोल में कर दिया एंड ये कंट्रोल कराया इंटरनल फ्रंटियर। क्लियर, समझ में आ गया। दो फ्रंट पे उन्होंने कोशिश की कि हम कंसोलिडेट कर ले। नंबर 1 इज इंटरनल फ्रंटियर एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है? एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया पे तो उनका कंट्रोल हो गया, अब उन्होंने फर्दर कंट्रोल के लिए साउथ इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया। तो ड्यूरिंग अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों की रेड में, हम इन्हीं दोनों के बारे में देखते ज्यादा बता रहे हैं आपको। आर्मी रेडेड सदर्न टाउन्स एंड कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड प्रीशियस मेटल। इन दोनों के राजकाल में जो दिल्ली सुल्तान की आर्मीज थी उन्होंने बहुत बार अटैक किया हमारी सदर्न टाउन्स के ऊपर, और वहां से बहुत सारा कैप्चर किया गया एलिफेंट्स। एलिफेंट्स वो वेरी कॉमन इन साउथ इंडिया। एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स ले आए वहां से उठा के, एंड प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, प्रीशियस मेटल लिया और वापस अपने आ गए। तो इस तरह वो धीरे 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 करते करते सदर्न स्टेट्स में भी अपने को एक्सपेंड करने लगे, ठीक है। दे रीच चित्तौड़। सबसे पहले वो चित्तौड़, आपको याद होगा पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ गए थे, वहां पद्मावती को देखा था और वो एक युद्ध हुआ था फिर वहां पे, ठीक है। पद्मावत पिक्चर में देखा होगा। दे रीच चित्तौड़, गुजरात, देवागिरी साउथ में नीचे, द्वार समुद्रा एंड तंजावुर। तंजावुर यहाँ नीचे, आपके यहाँ पे नीचे तंजावुर है, मीन्स यहाँ दिल्ली से लेके इनका एक्सपीडिशन जो था पूरे साउथ में हो, ठीक है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की मैक्सिमम जितनी एज थी उससे हाफ ऑफ द एज सारा किस में गई थी? बैटल फील्ड्स के अंदर गई थी, लड़ाई ही करते रहते थे, ठीक है। एंड द्वार समुद्रा, तंजावुर, एंड दे कलेक्टेड टैक्सेस, वहां से टैक्सेस कलेक्ट करते थे और मतलब, और उसके बाद, ठीक है, बट हाउ इफेक्टिव वॉज देयर कंट्रोल ओवर वास्ट टेरिटरी।
because it's very difficult to control this vast territory from Delhi. तो उन्होंने कैसे कंट्रोल किया? तो ये चीज कैसे कंट्रोल किया? मंगोल इन्वेशंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े टेरिटरी को कैसे कंट्रोल किया? अब इसकी कंपैरेटिव स्टडी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो टर्किश रूल यहाँ पे शुरू हुआ, नाउ दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, मस्जिदें बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये उनके रिलीजन का एक पार्ट था। तो व्हाट इज मस्जिद? मस्जिद इज अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस ऑफ अल्लाह, जहां पे वो अल्लाह के सामने झुकते हैं। दैट प्लेस है, वहां पे अल्लाह की इबादत करते हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं मस्जिद। एंड द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या होता है? जहां पे शुक्रवार की, फ्राइडे की नमाज अदा की जाती है, सब लोग वहां पे फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं, वो नमाज अदा की जाती है, उसको हम कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कहते हैं। वहां पे इमाम होता है एंड इमाम डिलीवर्स द सरमन, वहां पे खुतबा जो एक सरमन जो प्रवचन रहता है वो इमाम देता है, ठीक है। एंड मुस्लिम स्टैंड्स फेसिंग मक्का, और मुस्लिम जब भी नमाज अदा करते हैं तो मक्का की तरफ फेस करके अदा करते हैं, और हमारे इंडिया में जो मक्का की डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, तो हमारे यहाँ इंडिया में मुस्लिम्स वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। दिस इज नोन एज किबला। एंड बहुत सारी मॉस्क कंस्ट्रक्ट की गई थी, फॉर एग्जाम्पल वतुल इस्लाम मॉस्क, मौत की मस्जिद एंड मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। ये इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं जो ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तनत ये कंस्ट्रक्ट की गई। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, समअप कर लेते हैं। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। गैरिसन टाउन क्या होता है? एरिया विच इज फोर्टिफाइड एंड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। लेकिन ये एरिया पूरी फुलफिल नहीं कर रहा था उनकी रिक्वायरमेंट, दे डिपेंडेंट ऑन द हिंटरलैंड, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑल्सो। तो हिंटरलैंड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दो पॉलिसीज कही। नंबर वन, द फर्स्ट इंटरनल फ्रंटियर्स एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, दो फ्रंटियर्स पे उन्होंने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। अब इंटरनल फ्रंटियर्स पे उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट क्लियर किया, गंगा जमुना दोआब क्लियर करके जो पेस्टोरलिस्ट थे और हंटर गैदरर्स को वहां से बाहर निकाल दिया, और वो जो फर्टाइल एरिया था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीजेंट्स फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस। इस तरह वो उनके कंट्रोल में आ गया। एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑन दोज प्लेसेस विच इज दिस वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, और वहां पे उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया और उन एरियाज को कहीं हारे कहीं जीते, और जहां जीते वहां से उन्होंने एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड प्रीशियस मेटल कैप्चर करना शुरू कर दिया। और वो तंजावुर मीन्स एंड में हमारे इंडिया के लास्ट में सदर्न टिप पे भी पहुंच गए थे, ठीक है। एंड दे कलेक्टेड टैक्सेस। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे डील किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया, ये हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द मॉस्क, मस्जिद। Masjid is a place where Muslim prostrate in reverence of Allah. And congregational mosque, जहाँ पे शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ इमाम होता है और प्रवचन या सरमन देता है। And these are the important mosques constructed under the Delhi Sultan. अगर आपको समझ में आया है, then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.